नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा सूर्यल इस बात से बहुत खुश होता है कि इसके बाप का असली खूनी ये नहीं बल्कि वो आकासाकी नाका है। और अब समस्या ये आकर खड़ी हो गई है कि के ने किसका खून किया। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब के की बात सुनकर सूर्यल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलता है, पर तुम किसी को क्यों मारोगे? तुमने किसे मारा है? तभी उसे याद आता है कि पास्ट में यूथ शेल्टर के छत पर बैठकर छोटा जे हुई और युनहो क्या बातें कर रहे थे। युनहो बोलता है, अगर हमें वापस जाना पड़ा तो हमें फिर से उसी दर्दनाक कष्ट में वापस जाना होगा, तो क्यों ना हम अपने कष्ट को ही खत्म कर दें। चलो एक दूसरे के पापा को मार देते हैं। तुम भी तो ये चाहते हो ना? पर जेहुई का मन ऐसा करने को नहीं मान रहा था। युनहो बोलता है, जेहुई तुम अपनी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम कर सकते हो। तभी वो अपने होश में वापस आ जाता है और दर्द और मदहोशी में बड़बड़ करने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। के बोलता है, तुम्हारी यादें भले ही उलटफेर हो सकती है पर तुम्हारी भावनाएं नहीं। सूर्यल बोलता है, मेरी भावनाएं? के बोलता है, उस समय जो मैंने महसूस किया अब वो मुझे और भी ज्यादा अच्छे से याद आ चुका है। उस कमीने को मारने की मेरी वो प्रबल इच्छा, मेरे सिर पर खून सवार था, मैंने तुम्हें खूनी बना दिया। सूर्यल बोलता है, मुंह बंद कर, ऐसा नहीं हो सकता। के बोलता है, अगर मैं चला भी गया तब भी तो उस युनहो को पकड़ेगा ना। सूर्यल बोलता है, अपनी बकवास बंद कर बेवकूफ। के बोलता है, मुझे माफ कर दो रियू सूर्यल। सूर्यल बोलता है, प्लीज तू अपना मुंह बंद करेगा। और धड़ाम, चाकू लगने की वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और यह बेहोश ही होने वाला है। के वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखते देखते सूर्यल बेहोश। जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाता है जहाँ हुईगिम उसके पास खड़ी होती है। इस पगले को फिर से याद नहीं होता कि ये हॉस्पिटल में क्यों पड़ा है, तो हुईगिम उसे याद दिलाती है कि पगले तुझे चाकू लगी थी। और तब इस पगले को दर्द होना शुरू होता है। मतलब अपना चिंदी लौंडा बिना चिंदी का चिंदी ही रह गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सूर्यल की चोट ज्यादा गहरी नहीं है, इसीलिए अपने होश में आने के बाद ये जब चाहे यहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है। हुईगिम ने इस बारे में सूर्यल के घर वालों को कुछ नहीं बताया। कौशी नोस कि अपने चिंदी लौंडे की माँ परेशान हो जाती है। एंड आई गेस बंदी ने समझदारी दिखाई है, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी मार मार कर इसकी माँ इस बेचारे का कचुम्बर निकाल देती है। सूर्यल हुईगिम से आकासाकी नाका की खबर पूछता है। हुईगिम बोलती है, हम उसे ढूंढने में लगे हैं पर कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा। वो केस के सारे डिटेल्स देते हुए बताती है कि गीसुयोन को अभी तक होश नहीं आया है और उसके कमीने बॉयफ्रेंड से पूछताछ चल रही है। फिर वो पूछती है, वैसे ये के कौन है? ये सुनकर सूर्यल हैरान। हुईगिम बोलती है, तुम नींद में बार बार के का नाम पुकार रहे थे, ये है कौन? पर सूर्यल कुछ जवाब नहीं देता। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो सीधे नागिन सेठ के दरबार पहुंचता है जहां दोनों बैठकर के को ही लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सूर्यल बोलता है, के हमेशा दुनिया को बचाने और बुराई का नाश करने की बातें करता रहता था और उसी ने किसी की जान ली है, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। मैं मानता हूँ कि के एक सिरफिरा है पर वो किसी की जान नहीं ले सकता। इस पर नागिन सेठ बोलता है, मुझे लगता है कि दुनिया की रक्षा के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए है। जरा आप ही सोचिए, के का निर्माण कैसे हुआ? वो है क्या? वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसे आपके छोटे रूप ने बनाया खुद की रक्षा के लिए, तो शायद उसने जो कुछ भी किया आपकी रक्षा के लिए किया। सूर्यल बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि के ने मेरी रक्षा के लिए किसी को मौत के घाट उतार दिया? नागिन सेठ बोलता है, अब ये तो आपको ही पता लगाना होगा ना सर। सूर्यल इमोशनल होकर बोलता है कि सच में तो गायब नहीं हो गया ना, तुमने पहले कहा था ना कि वो ऐसे अचानक से गायब नहीं हो सकता। नागिन सेठ बोलता है, ये अचानक तो नहीं हुआ है सर, आप में और के में काफी बदलाव आया है। ये सुनकर सूर्यल को उस दिन वाली बात याद आती है। ओए तू कहाँ था तू? हाँ, तुझे पता भी मैं अंदर अकेला गया था। सिरफिरा संतुष्टि की भावना से बोलता है, मैं पूरे समय यही था। सूर्यल बोलता है, कहाँ थे तुम? हाँ, के बोलता है, तुम्हारे साथ। हाँ सूर्यल, देखो तो जरा, ये सब तुम खुद भी हैंडल कर सकते हो। सूर्यल बोलता है, तो क्या के सच में जा चुका है? अब नागिन सेठ खुश कि अब फाइनली इसे सूर्य से छुटकारा मिल रहा है क्योंकि के जा चुका है। वो तो लास्ट गुड बाय हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाता है, पर तभी सूर्यल बोलता है, कहीं ये उस आकासाकी नाका की कोई चाल तो नहीं? वो जानता है कि मैं अपनी कुछ समय की याददाश्त भूल चुका हूँ, तो कहीं वो जानबूझकर मुझे खुद पर शक करवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? पहले मुझे खुद पर शक हुआ था कि मैंने किसी की जान ली है
और अब मेरी दूसरी पर्सनालिटी यानी कि के को खुद पर शक हो रहा है। वैसे ये बंदा बात तो सही कह रहा है, ये सच में बहुत स्मार्ट है यार। एनीवे, ये सुनकर नागिन सेठ बोलता है, तो क्या वो जानबूझकर आपकी यादों के साथ खिलवाड़ कर रहा है ताकि आप खुद पर ही भरोसा न कर पाओ? अरे ये तो गैस लाइटिंग में किया जाता है, मतलब वो आपको गैस लाइट करना चाह रहा है। अब सुयोल का पारा पूरा है। वो खड़ा होकर बोलता है, अगर उसका यही प्लान है तो मुझे उसे बताना होगा कि वो गलत आदमी से पंगा ले रहा है। ओए होए, अब आएगा असली मजा। पहले से नागिन निकाली, मुन्ना बटोला अलगला। सुयोल बोगजुन के पास जाता है और उससे वो सारी चिट्ठियां लेकर मादा लाडला यानी कि प्रोसिक्यूटर नाम के पास आ जाता है, क्योंकि सुयोल ये केस रीओपन करवाना चाहता है। पर उन चिट्ठियों को देखकर प्रोसिक्यूटर नाम बोलता है, काफी समय बीत चुका है तो इस केस को दोबारा रीओपन करवाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अपना चिंदी लौंडा उस आकासाकी नाका को पकड़ने का दृढ़ निश्चय कर चुका है, इसीलिए ये प्रोसिक्यूटर नाम को केस रीओपन करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को बोलता है। उधर अपनी स्वैगर वुमनिया योंग, वैसे ये बहुत दिनों बाद दिखे ना, तो क्या नाचो मैं? अपनी स्वैगर वुमनिया और खास आदमी अपना नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर का बिजनेस बेचकर यहाँ से दूसरे देश रफू चक्कर होने के फिराक में है, क्योंकि इनका धंधा ठप हो चुका है थैंक्स टू अपना चिंदी लौंडा जो अपनी एंटी करप्शन यूनिट के साथ साथ अब नारकोटिक्स यूनिट भी संभालता है, और योंगजू जिसने इनकी ही आँख का सेवन करके अपने बाप को मार डाला। अब शहर भर में पुलिस एक एक ड्रग डीलर को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है और उनका फोकस उन ड्रग डीलर्स पर ज्यादा है जो दूसरी नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर के साथ साथ इनकी आंख यानी कि पिपल नामक नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर भी बेचते हैं। साथ ही आंख के मालिक यानी कि इन दोनों की भी पूरी तबीयत से खोज चल रही है, जिस वजह से फिलहाल ये दोनों अंडरग्राउंड है और इसी वजह से कोई भी इनके आंख वाले बिजनेस को खरीदने का रिस्क नहीं ले रहा। देख रहे हो पुलिस का खौफ? हर जगह अगर ऐसा ही हो जाए ना तो क्राइम का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अपने चिंदी लौंडे और टीम की जय हो। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। स्वागर वुमनिया ने अपना बिजनेस बचवाने के लिए एक दलाल को हायर किया है, पर क्योंकि इनके आंख को खरीदने का रिस्क कोई नहीं ले रहा, इसलिए ये दलाल भी इनकी फटी का मजा लेते हुए इनके बिजनेस को सस्ते में बेचवाने की बात करता है। तो गुस्से में आकर स्वागर वुमनिया दलाल के सिर पर एक बोतल फोड़ देती है और उसके साथ आए आदमी को खास आदमी देख लेता है। उसके बाद दोनों कार में बैठे कहीं जा रहे होते हैं, जहां पता चलता है कि ये दोनों भी उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने योंगजू को इनकी आंख दी थी, यानी कि आकासाकी नाका। क्योंकि स्वागर वुमनिया को ये जानना है कि उसने इसी की आंख यानी कि पिपल नामक नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर का इस्तेमाल क्यों किया। कोई और नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर का भी तो इस्तेमाल कर सकता था। तो अब इसके मन में भी उसके लिए बदले की भावना आ गई है। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई है, जो भी लोग उस आकासाकी नाका की बात आसानी से नहीं मानते, उन्हें गैसलाइट करने के लिए वो नशे का इस्तेमाल करते हैं। जब बोगजुन सुयोल को कूट रहा था तो उसने ये भी बोला था कि उसे पब में जाकर टल्ली होने तक का ही सब कुछ याद है, उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। और इसी बात का फायदा उठाकर युनहो यानी कि आकासाकी नाका ने बोगजुन को गैसलाइट करके ये विश्वास दिलाया कि टल्ली होने के बाद उसने युनहो के बाप यानी कि उस ड्रग डीलर को मार दिया था। और अगर हम योंगजू की बात करें तो आपको याद होगा कि उसने शिंजुजू के साथ कैसा बिहेव किया था जब शिंजुजू ने उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए थी। तो जाहिर है जब आकासाकी नाका ने उसे अप्रोच किया होगा तो उसने उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया होगा, राइट? और इसी वजह से उसने योंगजू को गैस लाइट करने के लिए आंख यानी कि पिपल नामक नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर का इस्तेमाल किया। एनीवे, अब एपिसोड पर आते हैं। हर एक ड्रग डीलर को ढूंढ ढूंढ के निकालने के दरमियान इन्हें ये पता चलता है कि एक ड्रग डीलर जो नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर को होलसेल लेवल पर खरीदता है, उससे खास आदमी इन दिनों काफी फ्रिक्वेंटली मिल रहा है। इस बात से ये लोग इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि वो अपना बिजनेस बेचकर यहाँ से रफू चक्कर होने वाला है। हुगिम बोलती है, खास आदमी आंधेरी को मैं देखती हूँ। सुयल बोलता है, क्या अकेले? नहीं, ये खतरनाक है। हुगिम बोलती है, मुझे ये बात बोल भी कौन रहा है? वो इंसान जिसने अभी अभी चाकू खाई है। तुम किसी और बात की चिंता मत करो, सिर्फ उस आकासाकी नाका को ढूंढने पर ध्यान दो, हमें उसे पकड़ना ही होगा। ये सुनकर सुयल हुगिम को थैंक्स करता है। उधर जेल में गी सुयोन का वो कमीना बॉयफ्रेंड किसी को रूट बॉय जंगहुन को ढूंढने को बोलता है, क्योंकि सुयोल को चाकू मारने के बाद से जंगहुन फरार है और इको चाहिए बदला, क्योंकि जंगहुन ने इसे चाकू जो दिखाया था। इसीलिए ये कमीना बोलता है, कैसे भी करके उस जंगहुन का पता लगा, वो भी मेरे जेल से निकलने से पहले। मैं उसे खुद सबक सिखाऊंगा। उधर हॉस्पिटल में गी सुयोन अभी भी बेहोश है और उसे देखते हुए बाहुबली भले मानुस से कहता है, अगर किसी ने ऐसा मेरी बेटी के साथ किया होता तो मैं उसकी जान ले लेता। और ग्योंगटे भी उतना ही भड़का हुआ है। तभी उसकी नजर रूट बॉय जंगहुन पर पड़ती है, जो शायद छुप छुप कर गी सुयोन से मिलने आया है। उसे देखते ही ग्योंगटे उसके पीछे भागता है, पर जंगहुन भाग जाता है।
इधर अपना चिंदी लौंडा रूड बॉय जोंगहुन की खोज में उसके चाचा के घर पहुंचता है, जहां पता चलता है कि जोंगहुन का भाई जो अब मर चुका है वो एक नंबर का कमीना था। जब उसके माँ बाप की मौत हुई तब वो उनके श्राद्ध में भी नहीं आया और बाद में टल्ली होकर उनके लिए जितने भी पैसे श्राद्ध के लिए अर्जित किए गए थे वो सब लेने के लिए पहुँच गया और बहुत तमाशा किया। सुयल बोलता है जोंगहुन का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हमें उसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है। आपकी उससे बात होती है? इस पर चाचा बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस बेचारे को ये भी पता होगा कि हम रहते कहाँ। जब भाई और भाभी की मौत हुई थी तब मैंने कुछ बार जोंगहुन को डिनर के लिए बुलाया था, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, पर हर बार उसके भाई को पता चल जाता और वो आकर तमाशा करता और पैसे मांगता। इसीलिए मजबूरन हमें उन दोनों से सारे कांटेक्ट काटने पड़े, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बाकी रिलेटिव्स का भी यही हाल होगा। अब जब यहाँ से भी कुछ नहीं पता चला तो निराश होकर सुयल लौटने लगता है। तभी अचानक से लिफ्ट अटक जाती है और सुयल इमरजेंसी बटन प्रेस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी उसे के की याद आ जाती है और वो उदास हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से लिफ्ट खुद ही ठीक हो जाता है और चलने लगता है। मतलब ये के की याद दिलाने के लिए सिर्फ था क्या? खैर, अपना उदास सुयल बिल्डिंग से निकलकर अपनी धन्नों पर बैठने जाता है। तभी तेरी के सुयल दौड़कर उसके पीछे जाता है। वो जैसे ही बाइक रोकता है सुयल दौड़कर उसे लपक लेता है। अब तो इसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। पर फिर पता चलता है कि ये तो कोई और है। धत तेरी यार, के कहाँ चले गए तुम? वापस क्यों नहीं आ रहे? सुयल के साथ साथ वी आर ऑल्सो मिसिंग यू यार, प्लीज वापस आ जाओ। #comeback के वी आर रियली मिसिंग यू। नहीं। खैर, सुयल उससे माफी मांगकर वापस आकर धन्नो पर बैठ जाता है एंड इज स्टिल मिसिंग हिम। वो बोलता है, धत तेरी यार सुयल, तुझे हो क्या गया है? तुझे प्यार का बुखार चढ़ा है क्या पगले? फक यार। उधर एंटी करप्शन ऑफिस में किसी का कॉल आता है। फिर ग्योंगते सुयल को कॉल करके बताता है, कैप्टन अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। किसी ने वहाँ कॉल करके गीसुयोन के बारे में पूछा था। आवाज से वो कोई जवान लड़का लग रहा था। जब हॉस्पिटल वालों ने उससे उसकी पहचान पूछी तो उसने फोन काट दिया। मैंने नंबर चेक किया तो पता चला कि कॉल किसी एसटीडी से गया था और वो एसटीडी फोन रूड बॉय जोंगहुन के घर के पास का ही है। उसके बाद रात को सुयल जोंगहुन के घर पहुँचता है। वो देखता है कि पुलिस के लक्ष्मण रेखा यानी कि पुलिस की डू नॉट एंट्री वाली रिबन तो कटी हुई है। वो दरवाजा खोलकर चुपचाप धीरे धीरे सावधानी से अंदर आता है। तभी उसे अंदर से 2 लोगों की आवाज आती है। वो जब अंदर जाकर देखता है तो वहाँ 2 नन कोरियन लोग होते हैं। वो उन्हें बंदूक दिखाकर हथकड़ी पहनवाता है और एक टेंट के अंदर घुसवाकर चैन लगा देता है। फिर वो वहाँ के लोकल पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी कोई पीछे से सुयल पर अटैक करने आता है, पर वो उसे मारकर गिरा देता है। वो लाइट्स ऑन करता है तो पता चलता है कि ये तो फेक एक्सेंट वाला गैंग लीडर का जमूरा है। उसे देखकर सुयल को फिर से के की याद आ जाती है। मैं खुद को संभालने वाला था, पर साले तूने फिर से मेरे सामने आकर उसकी याद दिला दी। कमीने, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है साले? अब इस जमूरे को समझ तो नहीं आ रहा कि सुयल ये क्या और क्यों बड़बड़ कर रहा है, तो वो खुद को बचाने के लिए वही घिसा पिटा यूनिवर्सल डायलॉग चिपता है। सर प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी बीवी और बच्चों का लालन पालन करना है। सुयल बोलता है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है साले? अपने देश में जाकर शांति से क्यों नहीं रहता? उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाने लगती है और पता चलता है कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि वैसे लोग जो वैसे तो किसी और देश से बिलोंग करते हैं पर इलीगल तरीके से इस देश में रह रहे हैं। इसीलिए जब पुलिस ने इसे पकड़ा था तो इसे इसके देश भेज दिया था, पर वहाँ भी उन लोगों ने उसे जेल में डाल दिया। जिसके बाद वो उन बाकी 2 लोगों के साथ वहाँ से फिर से भाग गया और 3 दिन पहले दोबारा यहाँ आ गया। खैर, तभी सुयल को फेंका हुआ चाइनीज फूड दिखता है जो देखकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो तुरंत ग्योंगते को कॉल करता है और बोलता है, जोंगहुन किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करता था ना? फिर उसे उस रेस्टोरेंट का पता लेकर वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है, पर रेस्टोरेंट का दरवाजा तो बंद है। अब क्या किया जाए? वो पीछे के रास्ते से अंदर घुसता है एंड गेस व्हाट? रूड बॉय जोंगहुन ने यहीं पनाह ली हुई है। देखो तो जरा, सारे पुलिस की नींद चैन लूट कर कितने आराम से सोया हुआ है। सुयल वहीं बैठकर उसके जागने का इंतजार करने लगता है। जब उसकी नींद खुलती है तो सुयल को देखकर उसकी फटके चार। वो भागने लगता है, पर सुयल उसे रोक लेता है, लेकिन इसके जख्म में चोट लग जाती है। अब जोंगहुन ने जानबूझकर तो सुयल को मारा था नहीं, इसीलिए इसके चेहरे पर भी सुयल के लिए चिंता दिखती है। सुयल बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है। ये सुनकर जोंगहुन के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखती है। फिर वो पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगा? सुयल बोलता है, आखिरकार मैं एक पुलिस जो हूँ। जोंगहुन फिर से भागने लगता है। सुयल उसे रोककर बड़े शांति और प्यार से समझाता है, जोंगहुन, अगर तुम यहीं पर रुक जाओ तो अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हो, वो भी बेहतर तरीके से। तुम्हें विश्वास नहीं होगा,
पर बचपन में मैंने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया है। इस पर जोंगहुन कहता है, तो आप चाहते हैं कि मैं अकेला ही इस कष्ट से बाहर निकल जाऊं और उसे इसी दलदल में छोड़ दूं? सुयल बोलता है, मैं गीसुयोन की मदद करूंगा। मुझे पता है कि ये तुम दोनों का प्लान नहीं है, कोई और तुम दोनों से ये सब करवा रहा है ना? ये सुनकर जोंगहुन अपना सिर नीचे झुका लेता है। सुयल बोलता है, बस मुझे इतना बता दो कि वो इंसान कौन है, बाकी मैं खुद देख लूंगा। इस पर जोंगहुन बोलता है, पर आप तो योंगजू को भी नहीं बचा पाए। सुयल बोलता है, तुमने सही कहा। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, लेकिन मैं सच में तुम दोनों को बचाना चाहता हूँ, सच में। ये सुनकर जोंगहुन बोलता है, क्या मैं सच में आप पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या आप सच में उसे बचाओगे? सुयल हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर जोंगहुन को फाइनली एक आशा की किरण दिखती है। सुयल बोलता है, तो अब बताओ कौन तुमसे ये सब करवा रहा है, कौन है वो? और यहीं पर एपिसोड का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।